हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस नेक्स्ट लेक्चर ऑफ आवर हिस्ट्री ऑप्शनल सीरीज जिसमें हम हिस्ट्री ऑप्शनल को कॉम्प्रिहेंसिवली कवर कर रहे हैं। हमने शुरुआत की है एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री से और आज का हमारा टॉपिक है अशोका एंड डिक्लाइन ऑफ मौर्यन एम्पायर। ठीक है, सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि अशोका सक्सीडेड द थ्रोन इन 268 BC। अशोका जो है वो बिंदुसार के जो है सक्सेसर देखने को मिलते हैं। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि बिंदुसार की डेथ के तुरंत बाद अशोका किंग नहीं बने। सोर्सेज के अकॉर्डिंग उनके एक्सेशन में जो है 4 साल का गैप देखने को मिलता है। इसका सिग्निफिकेंस ये है कि इस गैप से हिस्टोरियन को इंडिकेशन मिलता है कि बिंदुसार के सन्स के बीच सक्सेशन स्ट्रगल हुआ होगा और मौर्यन सक्सेशन में एल्डेस्ट सन को ऑटोमेटिकली थ्रोन मिल जाना ज़रूरी नहीं था। इसलिए अशोका को थ्रोन सिक्योर करने के लिए पॉलिटिकल स्ट्रगल फेस करना पड़ा। तो ये हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। नेक्स्ट अगर अशोका और बुद्धिज़्म की बात करें तो अशोका ने इवेंचुअली बुद्धिज़्म को एक्सेप्ट किया। लेकिन यहाँ एक इम्पॉर्टेंट यूपीएससी डिस्टिंक्शन ये है कि अशोका वाज अ बुद्धिस्ट रूलर बट नॉट अ थियोक्रेटिक रूलर। मतलब पर्सनल फेथ उनका बुद्धिज़्म था, लेकिन स्टेट पॉलिसी उनकी धम्मा गवर्न थी एक टाइम के बाद में। धम्मा का स्कोप बुद्धिज़्म से मच ब्रॉडर था। इसमें पेरेंट्स के लिए रिस्पेक्ट, ब्राह्मण्स और मंक्स के लिए रिस्पेक्ट, स्लेव्स और सर्वेंट्स के साथ ह्यूमन बिहेवियर, उसके साथ-साथ में एनिमल्स के प्रति कंपैशन, रिलीजियस टॉलरेंस, मॉरल कंडक्ट, सोशल हार्मनी जैसे जो है एस्पेक्ट्स देखने को मिलते हैं। तो इसलिए अगर क्वेश्चन आए कि वाज़ अशोकाज़ धम्मा सिंपली बुद्धिस्ट? तो आंसर होगा नहीं। अशोका ने बुद्धिस्ट आइडियाज़ से इन्फ्लुएंस लिया, लेकिन अपनी स्टेट पॉलिसी के रूप में एक यूनिवर्सल एथिकल सोशल कोड जो है डेवलप किया। अशोका को चक्रवर्तन भी बोला जाता है। अब बुद्धिस्ट टेक्स्ट के अकॉर्डिंग जो है अशोका को चक्रवर्तन के रूप में माना गया है। चक्रवर्तन का मतलब है यूनिवर्सल और आइडियल रूलर। ऐसा रूलर जो वास्ट टेरिटरी को गवर्न करे, राइचियस रूल जो है एस्टैब्लिश करे, धर्मा के थ्रू सोसाइटी को मेंटेन करे। अशोक के कॉन्टेक्स्ट में ये कॉन्सेप्ट इंटरेस्टिंग है बिकॉज़ चक्रवर्तीन आइडल्स पहले माना जाता था कि मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट करते थे, लेकिन अशोका जो है वो धम्म विजय में मानने लगे थे एक टाइम के बाद, कलिंग वॉर के बाद। यानी अशोका ने इंपीरियल पावर को कंपैरेटिवली रिजेक्ट नहीं किया, कंप्लीटली रिजेक्ट नहीं किया, बल्कि कॉन्क्वेस्ट का मेथड और पर्पस जो है वो ट्रांसफॉर्म कर दिया। पॉलिटिकल यूनिफिकेशन किस तरीके से हमको देखने को मिलती है पॉलिटिकल यूनिफिकेशन? तो अशोका का रेन मॉडर्न पॉलिटिकल इंटीग्रेशन के पर्सपेक्टिव से एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट है। उनके एम्पायर में डिफरेंट रीजन्स, लैंग्वेज, कम्युनिटीज़, रिलीजियस ग्रुप्स, सोशल ग्रुप्स एग्जिस्ट करते हैं। इनको कनेक्ट करने के लिए अशोका की इंस्क्रिप्शन इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट बनी। 3 मेन एलिमेंट देखने को मिलते हैं उनमें। धम्मा व्हिच इज़ एथिकल फ्रेमवर्क, प्राकृत जो कि लैंग्वेज यूज़ होती थी और ब्राह्मी व्हिच इज़ द स्क्रिप्ट। इसलिए अशोकन इंस्क्रिप्शन को सिर्फ रिलीजियस डॉक्यूमेंट नहीं समझना चाहिए, दे वर ऑल्सो अ पॉलिटिकल कम्युनिकेशन मैकेनिज्म। ठीक है, ये हमको यहाँ पे देखने को मिलता है। हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस ये है कि अशोका की सबसे इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल अचीवमेंट में से ये माना जाता है कि ही वाज़ द फर्स्ट इंडियन किंग टू डायरेक्टली स्पीक टू पीपल। पहले जो रूलर्स थे उनका अचीवमेंट में हमको उनके अचीवमेंट जो है वो मोस्टली लिटरेरी टेक्स्ट या लिटरेरी ट्रेडिशन या आर्कियोलॉजिकल रिमेन से पता चलता है। लेकिन अशोका ने डायरेक्टली पब्लिक के लिए इंस्क्रिप्शन इशू किया। इससे रूलर अपनी पॉलिसी एक्सप्लेन करता है, ऑफिशियल्स को इंस्ट्रक्शन देता है, मॉरल बिहेवियर प्रमोट करता है, वेलफेयर मेजर्स अनाउंस करता है और रिलीजियस टॉलरेंस कम्युनिकेट करता है। देयरफॉर इंस्क्रिप्शंस रिप्रेजेंट एन अर्ली फॉर्म ऑफ स्टेट पब्लिक कम्युनिकेशन। अब ये इंस्क्रिप्शन कहाँ-कहाँ लगाए गए थे हमको देखने को, कहाँ-कहाँ लगाए गए थे, है ना? अशोकन इंस्क्रिप्शन रैंडमली नहीं लगाए गए। मेनी वर लोकेटेड नियर एंशिएंट रूट्स, हाईवेज, इंपॉर्टेंट सेटलमेंट्स, पिलग्रिमेज सेंटर्स। रीज़न सिंपल है कि जहाँ लोग आएँगे, जाएँगे, वहीं रॉयल मैसेज की विज़िबिलिटी मैक्सिमम होगी। इसलिए इंस्क्रिप्शन को कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में समझा जाना चाहिए। इंस्क्रिप्शन का मीडियम क्या था? रॉक, पिलर, है ना? रॉक, पिलर, केव्स इन सब पे बनाए गए थे। अब स्टोन पे ही बनाए गए क्यों? क्योंकि स्टोन ड्यूरेबल होता है, लॉन्ग लास्टिंग था और रॉयल अथॉरिटी को विजुअली रिप्रेजेंट करता था। इसलिए अशोकन इंस्क्रिप्शन जो है हमें एंशिएंट इंडियाज़ स्टेट क्राफ्ट उसके साथ में टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन तीनों के बारे में इन्फॉर्मेशन देता है। ज्योग्राफिकल स्प्रेड की बात करें तो नॉर्थ वेस्ट जो कि कांधार, शहबाजगढ़ी, मानसेड़ा वाले रीजन है, वहाँ से लेके नॉर्थ उत्तराखंड, वेस्ट में गुजरात, महाराष्ट्र तक, ईस्ट में उड़ीसा तक और साउथ में कर्नाटका जैसी जगह तक, अलोंग विद नेपाल, लुम्बिनी रीजन, यहाँ सब पे हमको जो है डिट्स देखने को मिलते हैं। अब दिस इज़ इम्पोर्टेंट बिकॉज़ इस स्प्रेड से हमें मौर्यन एम्पायर की टेरिटोरियल रीच, एडमिनिस्ट्रेटिव नेटवर्क और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस का आइडिया मिलता है। लैंग्वेज क्या-क्या यूज़ हुई थी? तो मोस्टली तो जो है प्राकृत लैंग्वेज यूज़ हुई थी। है ना? संस्कृत वगैरह इसलिए यूज़ नहीं हुई क्योंकि अशोका का ऑब्जेक्टिव एलीट इंटेलेक्चुअल ऑडियंस तक लिमिटेड नहीं था। हिज़ इंटेंडेड ऑडियंस वाज़ कॉमन पीपल,
है ना, ऑफिशियल्स, डिफरेंट कम्युनिटीज, इसलिए लोकल लिंग्विस्टिक एक्सेसिबिलिटी इंपॉर्टेंट थी। ब्राह्मी स्क्रिप्ट यूज हुई। ब्राह्मी लेटर इंडियन राइटिंग ट्रेडिशन के डेवलपमेंट में एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट बनी। नॉर्थ वेस्ट में कुछ एक्सेप्शन देखने को मिलते हैं, जैसे मानसेड़ा और शहबाजगढ़ी में खरोष्टी स्क्रिप्ट देखने को मिलती है, और खरोष्टी जो है वो राइट टू लेफ्ट लिखी जाती है, वेरस ब्राह्मी जो है वो लेफ्ट टू राइट लिखी जाती है। कांधार इंस्क्रिप्शन थोड़ा डिफरेंट देखने को मिलता है। वाई कांधार इंस्क्रिप्शन क्यों डिफरेंट देखने को मिलता है? कांधार रीजन कल्चरली डिफरेंट एनवायरनमेंट में था, इसलिए अशोका ने वहाँ पे इंस्क्रिप्शन में ग्रीक और एरेमिक जो है लैंग्वेजेस में भी लिखा है। सिग्निफिकेंस ये है कि ये प्रूव करता है कि अशोका की कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी मल्टीलिंगुअल भी हो सकती है। इट ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स मौर्यंस इंट्रैक्शन विद हेलेनिस्टिक वर्ल्ड। जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में ब्राह्मी और खरोष्टी स्क्रिप्ट को डिसाइफर करने में मेजर ब्रेक थ्रू दिया, एंड इट वाज रेवोल्यूशनरी। व्हाई इट वाज रेवोल्यूशनरी? बिकॉज बिफोर डिसाइफरमेंट अशोकन इंस्क्रिप्शन एग्जिस्ट तो करते थे, बट कोई हिस्टोरिकल मैसेज हम तक कन्वे नहीं होता था, अनरीडेबल था। लेकिन डिसाइफर होने के बाद में रिसर्चर्स कुड अंडरस्टैंड अशोकाज पॉलिसी, धम्मा, कलिंग वॉर, एडमिनिस्ट्रेशन, रिलीजियस टॉलरेंस, वेलफेयर वगैरह सब समझने लगे। ठीक है, तो ये हमको यहाँ पे देखने को मिलता है। अब आगे आएंगे तो अशोका के डिफरेंट नेम्स देखने को मिलते हैं हमको। दिस वाज द ज्योग्राफिकल स्प्रेड। अशोका के डिफरेंट नेम देखने को मिलते हैं। अशोका के इंस्क्रिप्शन में सिर्फ अशोका नाम से आइडेंटिफाई करना इनिशियली स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं था। डिफरेंट सोर्सेज हैड डिफरेंट नेम्स, जैसे प्रियदर्शी देखने को मिलता है या प्रियदर्शी। वन, ही हु लुक्स विद अ काइंडनेस। ही हु लुक्स विद काइंडनेस प्रियदर्शी का मतलब होता है। ठीक है, बुद्धिस्ट टेक्स्ट और इंस्क्रिप्शन में पियदसी इंपॉर्टेंट डेजिग्नेशन है ना, तो ये हमको दीपवंशा कांधार मेजर एडिक्ट में देखने को मिलता है पियदसी के नाम से। देवनामपिय देखने को मिलता है। देवनामपिय मतलब बिलवड ऑफ गॉड्स, ये अशोकन इंस्क्रिप्शन में इंपॉर्टेंट रॉयल टाइटल है। ठीक है, देव एंड नामपिय ये मास्की में भी देखने को मिलता है ना। मास्की का इंपॉर्टेंस ये है कि मास्की इंस्क्रिप्शन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट बन जाता है बिकॉज इट यूजेस द नेम अशोका। अशोका भी नाम यूज करता है अलॉन्ग विद द टाइटल देवनामपिय। इस स्कॉलर्स को कनेक्ट करने में जो है हेल्प मिलती है। अगर क्वेश्चन आए कि विच इंस्क्रिप्शन हेल्प एस्टैब्लिश द आइडेंटिफिकेशन ऑफ पियदसी विद अशोका, थिंक ऑफ मास्की इंस्क्रिप्शन फर्स्ट। ठीक है, बाकी हमको पियदसी राजा भाबरू बैराट वाले एरिया में, देवनामपिय अशोका गुजरा वाले एरिया में, राजा अशोका निट्टूर, राजा अशोका उदयगुलम कर्नाटका में पड़ते हैं। ठीक है, देवनामपिय पियदसी राजा बाराबर केव्स में, अशोका वर्धन हमको पुरानाज में, और अशोका मौर्य जूनागढ़ रॉक एडिक्ट्स में देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये हमने देखा। अब जो है हम अशोका के मेजर एडिक्ट पे आते हैं। अशोका ने मेजर एडिक्ट्स, माइनर एडिक्ट्स, मेजर पिलर एडिक्ट्स, माइनर पिलर एडिक्ट्स ये सब एडिक्ट करवाए थे। विल टॉक अबाउट मेजर एडिक्ट्स। ठीक है, तो जो पहला मेजर रॉक एडिक्ट है फर्स्ट, उसका थीम है एनिमल सेक्रीफाइस को अब प्रोहिबिट करना। इनसे हमको मैसेजेस पता चलते हैं राजा के। ठीक है, अशोका ने अननेसेसरी एनिमल स्लॉटर को डिस्करेज किया, और ये उनके ब्रॉडर एथिकल प्रिंसिपल ऑफ अहिंसा एंड कंपैशन को शो करता है। ठीक है, ये हमने देखा, अहिंसा जो है अहिंसा को शो करता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है मेजर रॉक एडिक्ट 2। ये पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट है क्योंकि अशोका के अकॉर्डिंग स्टेट का फंक्शन सिर्फ टैक्स कलेक्शन और लॉ एंड ऑर्डर तक लिमिटेड नहीं था। स्टेट को मेडिकल केयर, हॉस्पिटल्स, ट्रीटमेंट्स फॉर ह्यूमंस एज वेल एज एनिमल्स ये भी प्रोवाइड करना चाहिए। ठीक है, तो इससे हमको पता चलता है एक वेलफेयर स्टेट के बारे में। उसके साथ साथ में जो है चोलास, पांड्या, सत्यपुत्रा और केरल पुत्रास का भी मेंशन मिलता है, मतलब सदर्न पॉलिटीज का भी मेंशन मिलता है। अगर रॉक एडिक्ट 3 के पास में हम आएंगे तो युक्ताज और प्रदेशिका का मैसेज जो है देखने को मिलता है। ये ऑफिशियल्स अप्रॉक्सीमेटली 5 साल इंटरवल्स में टूर करते थे और लोगों को धम्मा के बारे में एजुकेट करते थे। सिग्निफिकेंस ये है कि धम्मा सिर्फ फिलोसफिकल आइडिया नहीं था, स्टेट मशीनरी को यूज करके धम्मा जो है उसको पब्लिक इंस्ट्रक्शन में जो है कन्वर्ट किया गया, ये देखने को मिलता है। ठीक है, फिर मेजर रॉक एडिक्ट 4 भी आता है हमारे पास में। मेजर रॉक एडिक्ट इसमें लिखा नहीं हुआ है, मैं इधर लिख देती हूँ। मेजर रॉक एडिक्ट 4 क्या बताता है? ठीक है, तो मेजर रॉक एडिक्ट जो 4 है, इट प्रोक्लेम्स धम्म घोष ओवर भेरी घोष। तो धम्म घोष को एडवोकेट करता है, धम्म घोष को एडवोकेट करता है ओवर भेरी घोष। ठीक है, ये हमको देखने को मिलता है, भेरी घोष। फिफ्थ जो रॉक एडिक्ट है वो धम्मा महामात्रास के अपॉइंटमेंट के बारे में बात करता है। धम्मा धम्मा महामात्रास। ठीक है, ये ऑफिशियल्स थे ऑफ मॉरल वेलफेयर और ह्यूमन ट्रीटमेंट ऑफ स्लेव्स एंड सर्वेंट्स की भी बात करते हैं। जो सिक्स्थ रॉक एडिक्ट है, इट एम्फसाइजेस द किंग्स कॉन्स्टेंट रेडीनेस और टू हैंडल पब्लिक बिजनेस एंड सिटीजन वेलफेयर। किंग चाहता है
कि उसको कॉन्स्टेंटली इन्फॉर्म किया जाए कि लोगों की क्या कंडीशन है, ठीक है? फिर जो 7th रॉक एडिक्ट है, इट इज़ इम्पोर्टेंट बिकॉज़ इट टॉक्स अबाउट रिलीजियस टॉलरेंट अमंग ऑल सेक्ट्स, रिलीजियस टॉलरेंस की बात करता है, ठीक है? फिर जो 8th रॉक एडिक्ट आता है, वो अशोका की जो फर्स्ट विज़िट थी, अशोका की जो फर्स्ट विज़िट थी, धम्मा टूर था टू बोध गया एंड बोधि ट्री, वो हमको देखने को मिलती है ना? जो हमारी 8th रॉक एडिक्ट है। जो 9th रॉक एडिक्ट है, वो क्रिटिसाइज़ करती है ट्रिवियल रिचुअल्स को और सेरेमनीज़ को, और कहती है कि ट्रू वर्च्यू जो है वो रिस्पेक्ट करने में है, लोगों की सच्चा धम्म फॉलो करने में है, ठीक है? जो 10 है, वो फेम और ग्लोरी को मना करता है कि फेम एंड ग्लोरी को त्याग दो, है ना? रियल जो है रियल धम्मा को फॉलो करो। फिर उसके बाद में जो है इन 10th 11th जो है, 11th किसकी बात करता है? 11th अगेन धम्मा को प्रोक्लेम करता है ना? वो कहता है कि धम्मा जो है वो हाईएस्ट फॉर्म ऑफ चैरिटी है, हाईएस्ट फॉर्म ऑफ चैरिटी है, ठीक है? ये हमको यहाँ पे देखने को मिलता है। और जो 12 वाला है अगेन 12 वाला जो है वो रिलीजियस टॉलरेंस के बारे में बात करता है। 12 1 टेल्स अबाउट रिलीजियस हार्मनी एंड रिलीजियस टॉलरेंस, ठीक है? ये हमको देखने को मिलता है एंड रिस्पेक्ट अमंग डिफरेंट रिलीजियस ग्रुप्स। जो 13 वाला इट इज़ इम्पोर्टेंट क्योंकि इसमें कलिंग वॉर का मेंशन देखने को मिलता है। एंड दूसरा इम्पोर्टेंस ये है कि उसके साथ-साथ में 5th वाले में हमको ग्रीक रूलर्स मेंशन, जो 13 वाला है उसमें ग्रीक रूलर्स मेंशन और इंडियन किंग्स का मेंशन भी मिलता है। और एक हमारे पास 14 देखने को मिलता है जो एज़ अ कंक्लूडिंग समरी काम करता है, ठीक है? एनकरेजिंग द पब्लिक टू लिव अ राइचियस लाइफ, ये हमको जो है 14 में देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं। और कुछ इम्पोर्टेंट एडिक्ट्स देखने को मिलते हैं, जैसे जैसे हमको कलिंग रॉक एडिक्ट जो देखने को मिलता है, उसमें क्या लिखा हुआ है? उसमें लिखा हुआ है कि ऑफिशियल शुड परफॉर्म रिस्पॉन्सिबिलिटी इम्पार्शियली एंड जस्टली, एन ऑफिसर वाज टू बी सेंट 5 ईयर्स टू वेरीफाई इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंस्ट्रक्शन, ठीक है? तो ये हमको यहाँ पे भी देखने को मिलता है, ठीक है? उसके बाद में मास्की एडिक्ट, मास्की में अशोका का जो है नाम, देवनामपिय के साथ में अशोका नाम भी मेंशन देखने को मिलता है। भाबरू बैराट में हमने देखा था पियदसी राजा या अशोका जो है हमको देखने को मिलता है, ठीक है? लुम्बिनी या रोमिनी द पिलर जो है उसमें अशोका का विज़िट देखने को मिलता है कि उन्होंने लुम्बिनी को विज़िट किया था व्हिच वाज़ द बर्थ प्लेस ऑफ शाक्यमुनि बुद्धा, और वहाँ पे कुछ जो है टैक्स एग्ज़ेम्पशन भी उनको दिए थे, टैक्स रिलैक्सेशन भी उनको दी थी। बाराबर केव्स में देखने को मिलती है जो अशोका की पैट्रनेज दिखाता है टुवर्ड्स आजीविका सेक्ट, ठीक है? इनके कुछ पिलर 7 पिलर एडिक्ट्स भी हैं, जैसे मेरठ दिल्ली देखने को मिलता है, टोपरा दिल्ली देखने को मिलता है, इलाहाबाद पिलर देखने को मिलता है, लौरिया नंदनगढ़, लौरिया अरारज और रामपुरवा। उसके साथ में 4 माइनर एडिक्ट्स हैं जो कि सांची, सारनाथ, इलाहाबाद वाले एरिया में देखने को मिलते हैं। 2 तेराई पिलर इंस्क्रिप्ट्स हैं जो कि रूमिनी यानी लुम्बिनी और निगाली सागर में देखने को मिलते हैं, ठीक है? कलिंग वॉर के बारे में अगर हम बात करें तो कलिंग वॉर वाज़ लोकेटेड रफली इन प्रेजेंट डे ओडिशा रीजन। अशोका अटैक्ड कलिंगा और फिर द वॉर वाज़ अ मेजर मिलिट्री कैंपेन। कलिंगा इम्पोर्टेंट इसलिए था क्योंकि स्ट्रैटेजिकली और इकोनॉमिकली सिग्निफिकेंट था। कोस्टल लोकेशन था, ट्रेड रूट्स पड़ते थे वहाँ पे, रीजनल इंडिपेंडेंस भी देखने को मिलती थी और स्ट्रैटेजिक पोज़ीशन, ये तो हमने देख ही लिया। लेकिन कलिंग वॉर के बाद में वॉर की ब्रुटैलिटी ने अशोका को डीपली अफ़ेक्ट किया एंड दिस इज़ द सेंट्रल टर्निंग पॉइंट ऑफ हिज़ रेन। फिज़िकल कॉन्क्वेस्ट से जो है वो धम्म विजय की तरफ आए। दिस डज़ नॉट मीन अशोका ने सडनली बंद कर दिया, है ना, बीइंग एन एम्परर, इंस्टेड ही चेंज्ड हिज आइडियोलॉजिकल बेसिस ऑफ कॉन्क्वेस्ट। कंप्लीटली वॉरफेयर को अबैंडन नहीं किया, है ना? आर्मी को अबॉलिश नहीं करते, जो एम्पायर है उसको डिसॉल्व नहीं करते, कलिंगा को सरेंडर नहीं करते, इंपीरियल अथॉरिटी जो है वो अबैंडन नहीं करते। लेकिन जो है एग्रेसिव एक्सपेंशन वो कम कर देते हैं, धर्म विजय को फॉलो करते हैं। अब जो है धम्म के थ्रू वो कॉन्क्वेस्ट करना चाहते हैं, है ना? ये रेवोल्यूशनरी क्यों है ये भी हमने देख लिया। ये हमको मेजर पिलर एडिक्ट 13 में इसका मेंशन मिलता है ना? उसके बाद में आगे आते हैं और थोड़ा-सा इनकी फॉरेन डिप्लोमेसी के बारे में बात करते हैं। धम्म विजय और ये सब तो हम समझ ही चुके हैं क्या होता है, एक बारी वैसे ही देख लेते हैं। अशोकास धम्मा मेंटेन सोशल ऑर्डर एंड हार्मनी, ओबीडियंस एंड रिस्पेक्ट, ब्राह्मणास की रिस्पेक्ट करो, बुद्धिस्ट मंक की रिस्पेक्ट करो, स्लेव्स एंड सर्वेंट्स को मर्सी दिखाओ, ह्यूमन ट्रीटमेंट दो, एनिमल्स के टुवर्ड्स कंपैशन करो, उनको मारो मत, है ना? रिलीजियस ग्रुप के तरफ जो है म्यूचुअल रिस्पेक्ट रहे, ये सब हम जो है
हमारे रॉकेटेट्स में देख चुके हैं। धम्म विजय में क्या है, बेरी घोष में मिलिट्री फोर्स यूज़ होती थी, धम्म घोष में मॉरल पर्सुएशन यूज़ होता है। यहाँ पे टेरिटोरियल एक्सपेंशन था, यहाँ पे कल्चरल या एथिकल इन्फ्लुएंस। यहाँ पे वॉर होता था, यहाँ पे वेलफेयर होता है, यहाँ फिजिकल ऑक्यूपेशन थी, यहाँ पे धम्म विजय देखने को मिलता है। ठीक है? तो ये सब चीज़ें हमको यहाँ पे देखने को मिलती है। अगर अशोका की फॉरेन डिप्लोमेसी की बात करें तो पोस्ट कलिंगा अशोका डिड नॉट फोकस ऑन मिलिट्री एक्सपेंशन, ये तो हमने देखा ही था। इंस्टेड ही एस्टैब्लिश्ड कॉन्टैक्ट विद हेलेनिस्टिक रूलर्स। इंपॉर्टेंट रूलर्स में हमको कुछ देखने को मिलते हैं, जैसे एंटियोकस एंटियोकस टू देखने को मिलते हैं, टॉलेमी टू देखने को मिलते हैं, है ना? एंटी एंटीगोनस एंटीगोनस गोनाटिस देखने को मिलते हैं, है ना? मागाज ऑफ सीरीन देखने को मिलते हैं, और अलेक्जेंडर ऑफ एपिरस देखने को मिलते हैं। दिस शोज़ कि मॉडर्न फॉरेन जो पॉलिसी है वो डिप्लोमेसी और कल्चरल कॉन्टैक्ट दोनों में मानने लगी थी, रेदर देन सिंपली कॉन्क्वेस्ट। ठीक है? ये हमने देख लिया। धम्मा का एक्चुअल मीनिंग भी हम समझ चुके हैं, ये सब चीज़ें जो है हम समझ चुके हैं। ठीक है, आगे आते हैं। आगे आएँगे तो जो एडमिनिस्ट्रेशन की बात करेंगे तो पैटर्नल किंगशिप देखने को मिलती है, कि हम पहले वाले लेक्चर्स में भी देख चुके हैं। किंग का एटीट्यूड था कि जो सब्जेक्ट्स हैं वो उनके बच्चे हैं। धम्मा की अपील वो किया करते थे। कांधार इंस्क्रिप्शन में सक्सेस ऑफ धम्मा पॉलिसी के बारे में लिखा हुआ है। राज्यकाल जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन संभालते थे। धम्मा महामात्रास ऑफिशियल थे वेलफेयर के लिए। ठीक है, युक्ता जो थे वो सबऑर्डिनेट ऑफिशियल थे, ये हम समझ चुके हैं। प्रदेशी का डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर थे, ये हमने एडमिनिस्ट्रेशन वाले लेक्चर में किया है। एंड देयर वाज अ रोटेशन ऑफ ऑफिशियल्स। इसका क्या मतलब है कि अशोका वांटेड टू प्रिवेंट ऑपरेसिव एडमिनिस्ट्रेशन, देयरफॉर ऑफिशियल्स जो हैं वो रोटेट होते रहते थे बिटवीन डिफरेंट प्रोविंसेस। है ना? इस ये क्यों होता था? क्योंकि लंबा टेन्योर हो जाता है तो लोकल पावर नेटवर्क बन जाता है, जिसकी वजह से करप्शन, ऑपरेशन और पब्लिक डिसैटिस्फैक्शन जो है वो बढ़ सकता है। रोटेशन इम्पोर्टेंट था ताकि एडमिनिस्ट्रेटिव जो मैकेनिज़्म है वो मेंटेन रहे, और एसेंशियल कंट्रोल और अकाउंटेबिलिटी भी मेंटेन रहे साथ-साथ में, ये देखने को मिलता है। इम्पोर्टेंट प्रोविंस तोसाली, उज्जैन, तक्षशिला ये सब देखने को हमको मिलता है कि कैपिटल्स थी, है ना? ये कैपिटल्स थी। उज्जैन जो है वो अवंती की कैपिटल देखने को मिलती है। कलिंग की कैपिटल हमको तोसाली देखने को मिलती है। ठीक है? तो ये सब हमको देखने को मिलते हैं, ठीक है? आगे आते हैं, आगे आते हैं। आगे आएँगे तो हम रिलिजियस पॉलिसी के बारे में बात करेंगे। वाज़ अशोका इंटॉलरेंट टुवर्ड अदर रिलिजन? तो नो, नहीं, अभी तक जितना हमने समझा तो नहीं है। अशोका फॉलोड अ रिमार्केबली टॉलरेंट पॉलिसी। He respected different religious tradition. He gave gift to non-Buddhist group. He also supported the anti-Buddhist text. बराबर caves donate किए उन्होंने आजीविका सेक्ट को। This is important because personal conversion उनका बुद्धिज्म की तरफ did not mean forced conversion of empire. ये हमको देखने को मिलती है। इसका क्लासिक एग्ज़ाम्पल हमारे पास में बराबर केव्स देखने को मिलती है, जो कि आजीविका सेक्ट को उन्होंने जो है डोनेट की थी। इट गिव्स डायरेक्ट एविडेंस हमको कि अशोका का जो पैट्रोनेज है वो डायरेक्टली सिर्फ़ जो है बुद्धिस्ट या बुद्धिज़्म तक आइसोलेटेड नहीं था। ये हमको देखने को मिलता है। फिर आता है थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल। अशोका इज़ ऑल्सो क्रेडिटेड टू फॉर थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल, है ना? थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल जो है वो 250 बीसी के पास में हुआ था, पाटलिपुत्र में हुआ था। ठीक है? पाटलिपुत्र में हुआ था। इसने जो है बुद्धिस्ट कम्युनिटी को ऑर्गेनाइज़ और स्ट्रेंथन करने में फैसिलिटेट किया, और ज़्यादा मिशनरी एक्सपेंशन बढ़ाने की बात हुई यहाँ पे। मिशनरी एक्टिविटीज़ में क्या-क्या देखने को मिलता है? अशोका ने जो है बुद्धिस्ट मिशनरीज़ को सपोर्ट किया, श्रीलंका, बर्मा, सेंट्रल एशिया और बाकी रीजन्स में जाने के लिए। श्रीलंका जो है स्पेशली इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अशोका के बच्चे महिंदा और संघमित्रा, उनके बेटे और बेटी, वर एसोसिएटेड विद श्रीलंकन मिशन। है ना? वर एसोसिएटेड विद श्रीलंकन मिशन। उनके बेटे जो है महिंदा और संघमित्रा, ये देखने को मिलते हैं, महिंदा एंड संघमित्रा। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने क्या किया था? इन्होंने ये एक ट्री लेके गए थे, जो संघमित्रा है वो एक ब्रांच लेके गई थी ओरिजिनल बोधि ट्री की श्रीलंका में, है ना? तो इससे एक डीप इंस्टीट्यूशनल और सेक्रेड कनेक्शन बनता है बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। ये हमको और वहाँ पे जाके जो है ये बुद्धिज़्म का प्रोपेगेशन करना। हमको ब्राह्मी इंस्क्रिप्शन भी मिलता है श्रीलंका में। ब्राह्मी इंस्क्रिप्शन फ्रॉम अराउंड 2nd एंड 1st सेंचुरी बीसी श्रीलंका से मिलता है। ये इम्पोर्टेंट है टू अंडरस्टैंड द स्प्रेड ऑफ राइटिंग, ब्राह्मी स्क्रिप्ट, बुद्धिस्ट एक्सपेंशन और कल्चरल कनेक्शन बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। ठीक है? ये हमको यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है? फिर उसके बाद में आगे आते हैं। एक लुम्बिनी वाला भी हमने देखा था, मैं वैसे ही बता देती हूँ। लुम्बिनी नेपाल में, जो कि शाक्य मुनि की बर्थ प्लेस मानी जाती है, वहाँ पे जो पिलर है वो प्राकृत लैंग्वेज में और ब्राह्मी स्क्रिप्ट पे है। ठीक है? उसमें हमें पता चलता है कि जो अशोका है उन्होंने वहाँ पे कुछ रिलैक्सेशन दिए थे टैक्स को लेके भी, है ना? और वो उधर जो है उन्होंने विज़िट किया था, ये देखने को हमको मिलता है।
ठीक है। अब अगर फ़ॉरेन रिलेशन की बात करें या फ़ॉरेन कंटेम्परेरीज़ की बात करें तो मैं वैसे तो बात कर चुकी हूँ। एंटिओकस टू जो है सीरिया से थे, कंटेम्परेरी थे। टॉलेमी ठीक है, ये इजिप्ट से थे, ये भी कंटेम्परेरी थे अशोका के, है ना? देखने को मिलता है हमको। एंटिगोनस गोनाटस ये भी देखने को मिलते हैं। इनके मेंशन देखने को मिलते हैं, है ना? उनके पिलर्स में भी। मगाज़, अलेक्जेंडर ये सब जो है इनके मेंशन हमको देखने को मिलते हैं। ठीक है? ये हमको देखने को मिलते हैं। ये हम ऑलरेडी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं आई बिलीव, है ना? ये लुम्बिनी इंस्क्रिप्शन के बारे में भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि शाक्यमुनि का जो है बर्थ प्लेस लुम्बिनी हुआ करता था, ये हम देख चुके हैं। ठीक है, अशोका की पीस पॉलिसी भी जो है वो भी हम देख चुके हैं कि क्या उन्होंने कंप्लीटली मिलिट्री अबैंडन की? नहीं, है ना? तो ये सब चीज़ें जो है की हुई हैं। क्या-क्या चीज़ें की थी? हिज़ पॉलिसी ऑफ पैसिफिस्ट और नॉन एग्रेसिवनेस, येस ही डिड। ही प्रमोटेड कल्चरल कॉन्क्वेस्ट, येस ही डिड। ही परस्यूड धम्म विजय, येस ही डिड। ठीक है, तो ये हमको यहाँ पे देखने को मिलता है। नाउ विल टॉक अबाउट अशोकाज़ डेथ। अकॉर्डिंग टू 230 अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशन है ना 231 बीसीई के पास में ही डाइड। आफ्टर हिज डेथ मॉडर्न जो पॉलिटिकल यूनिटी है वो वीकन होने लगी, है ना? मॉडर्न पॉलिटिकल जो यूनिटी है वो वीकन हुई, ग्रेजुअली जो है वीकन होके फिर फ्रैगमेंट हुआ और इवेंचुअली एंड हो गई। एंड किस तरीके से होती है? कॉजेज़ ऑफ डिक्लाइन क्या-क्या देखने को मिलता है? पहले तो मैं बता देती हूँ एग्ज़ैक्टली वो पॉइंट का था जैसे जो है मौर्यन एम्पायर खत्म हो गया। तो जो मौर्यन एम्पायर के लास्ट रूलर थे बृहद्रथ, ही वाज़ किल्ड बाय पुष्यमित्र शुंग हू वाज़ अ मौर्यन जनरल। पुष्यमित्र देन एस्टैब्लिश्ड शुंग रूल एट पाटलिपुत्र। ठीक है, वो हमको देखने को मिलता है। तो हम रीज़न्स देख लेते हैं व्हाट वर द कॉजेज़ ऑफ मौर्यन डिक्लाइन, है ना? बहुत इंपॉर्टेंट हिस्ट्री ऑप्शन एनालिसिस है, क्वेश्चन सीधा-सीधा भी इससे बन सकता है। तो देयर वर डिफरेंट पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव, इकोनॉमिक और मिलिट्री उसके साथ-साथ में रीजनल फैक्टर्स भी थे। फर्स्ट वाज़ अ ब्राह्मणिकल रिएक्शन। ट्रेडिशनल एक्सप्लेनेशन ये दिखाते हैं कि जो अशोका का ऑपोज़िशन था टू एनिमल सैक्रिफाइस एंड टू सपोर्ट बुद्धिज़्म, उसकी वजह से ब्राह्मणिकल जो है रिएक्शन निकल के आया। सिंस जो ब्राह्मणाज़ हैं वो ट्रेडिशनली गिफ्ट्स रिसीव करते हैं, रिचुअल्स करते हैं, सैक्रिफाइसेस करते हैं, तो मे बी दिस कुड हैव जनरेटेड रिजेंटमेंट विद इन देम। तो ये हमको देखने को मिलता है, तो ब्राह्मणिकल रिस्पॉन्स जो है देखने को मिलता है। फाइनेंशियल स्ट्रेन वाज़ आल्सो देयर। मौर्यन एम्पायर हैड अ मैसिव स्टेट अपरेटस। एक्सपेंडिचर में लार्ज आर्मी, ब्यूरोक्रेसी, पब्लिक वेलफेयर इन सब पे जो है हमको पैसे खर्च करने पड़ रहे थे। तो बहुत पैसे लग रहे थे, ऊपर से पब्लिक वेलफेयर पे इतना पैसा, इतना ग्रांट्स और डोनेशन दिया। तो एक बड़े एम्पायर को चाहिए एनॉर्मस सोल्जर्स, है ना? उसको बड़े एम्पायर को जो है मेंटेन करने हैं सोल्जर्स, ऑफिशियल्स, रोड एडमिनिस्ट्रेशन, प्रोविंशियल मशीनरी सब मेंटेन करना है। तो पैसे चाहिए ना उसके लिए। एक्सपेंशन उसके लिए होना चाहिए और कोई एग्रेसिव एक्सपेंशन उस तरीके से हो नहीं रहा था। तो हमको फाइनेंशियल स्ट्रेन भी देखने को मिलता है, फिस्कल प्रेशर देखने को मिलता है। प्रोविंशियल ऑपरेशन, अब सेंट्रल अथॉरिटी है जो है वो बहुत पावरफुल थी बट प्रोविंशियल ऑफिशियल्स कुड बिकम ऑपरेसिव, है ना? जैसे फॉर एग्जांपल तक्षशिला का एग्जांपल देखने को मिलता है, सिटीजन्स ने कंप्लेन किया, है ना? अबाउट दुष्ट मात्याज, मतलब प्रॉब्लमैटिक या विकेड ब्यूरोक्रेट्स, है ना? उसके बारे में तक्षशिला से हमको जो है एविडेंस देखने को मिलता है। इससे पता चलता है कि सेंट्रल एम्पायर जो है वो ज़रूरी नहीं है कि प्रोविंशियल एम्पायर में भी उसी तरीके का हो। प्रोविंशियल एम्पायर में ऑपरेशन डिससैटिस्फैक्शन हो सकता है, रिवोल्ट हो सकता है। तक्षशिला का एग्जांपल देखने को मिलता है कि वहाँ के लोगों ने जो अपना रिज़ेंटमेंट शो किया। ठीक है, तक्षशिलाज़ अनरेस्ट देखने को मिलता है। दुष्ट अमात्यास ये देखने को मिलता है। फ्रंटियर एंड नेग्लेक्ट, फ्रंटियर वल्नरेबिलिटी, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर जो है वो स्ट्रैटेजिकली सेंसिटिव रहा है हमेशा से ही। इट वाज़ एक्सपोज़्ड टू एक्सटर्नल प्रेशर फ्रॉम सेंट्रल एशिया एंड हेलेनिस्टिक रीजन। तो ट्रेडिशनल एक्सप्लेनेशन बताते हैं कि अशोका ने धम्म और मिशनरी एक्टिविटी पे इतना एम्फसाइज़ किया कि मे हैव डाइवर्टेड हिज अटेंशन टू फ्रॉम फ्रंटियर जो है डिफेंस। है ना? बट अगेन यहाँ पे नुआंस ये आता है कि हमको ये आर्ग्यू नहीं करना चाहिए कि हमें तो ये तो पता ही है कि अशोका ने कंप्लीटली आर्मी को अबॉलिश नहीं किया, है ना? तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? एक बेटर फॉर्मुलेशन हो सकता है कि द लेटर मॉडर्न स्टेट मे हैव फेस्ड इंक्रीजिंग डिफिकल्टी इन मेंटेनिंग इफेक्टिव फ्रंटियर कंट्रोल। तो इसमें अशोका का सीधा धम्म पॉलिसी को डायरेक्टली बोल देना थोड़ा वो गलत हो सकता है। आप मेंशन कर सकते हैं कि मे बी इट कुड हैव बीन द रीज़न। ठीक है, इकोनॉमिक फैक्टर्स थे। इकोनॉमिक चेंजेस ने भी कंट्रीब्यूट किया, है ना? वही देखा कि फिस्कल प्रेशर बनता है, आर्मी, ब्यूरोक्रेसी, इन सबको जो है रेवेन्यू चाहिए, सेंट्रल कंट्रोल के लिए अच्छा खासा रेवेन्यू चाहिए। इकोनॉमिक फैक्टर्स थे कि जो है मनी का प्रॉब्लम यहाँ पे देखने को मिलता है, इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलता है। ठीक है, ये यहाँ पे हमने देखा। तो देयर वर द कॉजेज़ ऑफ डिक्लाइन ऑफ अ मॉडर्न एम्पायर। ठीक है? यस। So I believe we have completed this topic and we can move forward to the next one, है ना? I hope आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर ये लेक्चर आपके लिए किसी भी तरीके से हेल्पफुल रहा हो, then please hit the like button and subscribe to this channel. Thank you for watching and keep learning.